पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बुक या व्हाट इज द मीन्स ऑफ बुक, तो क्या बोलिएगा? बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। बिग का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। बिग का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। ठीक है। ओशियन का मतलब क्या होता है? महासागर। और ऑफ का मतलब का, और नॉलेज का मतलब ज्ञान। यानी जितने भी प्रकार की ज्ञान है, वो जैसे भी ज्ञान हो, वो सब कहां से मिलता है? बुक से मिलता है। ठीक है, सही बात है। टीचर से एक संक्षिप्त ज्ञान मिल सकता है आप, क्योंकि टीचर पूरा बुक का, अगर आप बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक आपको रास्ता दिखाती है कि बुक कहाँ जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, दिल्ली लोग जाता है आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए। टीचर को सिर्फ पढ़कर कोई आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि वहां जाया जाता है तो वहां का टीचर भी कहता है कि तुमको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तुमको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, अपने से मेहनत करोगे तब बनोगे। या आप मेडिकल करते हैं, टीचर को पढ़ाने से आप रैंक 1 लेकर चले जाते हैं। टीचर आपका मार्गदर्शक होता है, जो आपको रास्ता बताता है कि बाबू ये बुक पढ़, ऐसे तुम करेगा। ठीक है, ये टीचर बताता है। इसीलिए बुक को बोलते हैं बिग ओशियन ऑफ नॉलेज, यानी एक ज्ञान का जहां भंडार हो, जहां ज्ञान का सागर हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? बुक। क्या बोलते हैं हम? बुक। ठीक है, अगला बात बोलते हैं, बुक को शेक्सपियर जी ने कुछ अलग भाषा में समझाया। उन्होंने बोला बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये शेक्सपियर का स्टेटमेंट है। शेक्सपियर इवन जिसको आप इंग्लिश का फादर बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का फादर बोला जाता है, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ही बोला था कि बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा कि बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, बायोज प्लस लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ, और लोगोज का मतलब होता है स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ लाइफ। यानी लाइफ के बारे में ही क्या करना? अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी एक ऐसी ज्ञान होती है जो एक प्रकार का आपका यहाँ ऑप्टिकल तैयार करता है, यानी परिदृश्य चीज देखता है। यानी वो चीज घटना है जो घट रहा है, आगे घटेगा, कैसे होगा। जैसे भारत का संविधान है, भारत का संविधान 1950 में लागू कर दिया गया, यानी 1950 में 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तरह से लागू कर दिया गया। लेकिन किताब ये कहता है लागू कर दिया गया, लेकिन किस तरह लागू किया गया, क्या क्या उसमें नियम आए, क्या क्या रूल आए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, आज भी चाहे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। आज दुनिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? संविधान। संविधान का मतलब क्या होता है? सम का मतलब बराबर, और विधान का मतलब कानून। अगर संविधान सबके लिए बराबर कानून नहीं होता तो शायद आज और हम मानने को तैयार नहीं होते। ठीक है, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज सीट पर बैठे हुए हैं, वो भी संविधान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। और आज हम जो टीचिंग लाइन कर रहे हैं, मैं अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा हूँ, और आप जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, आप संविधान के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। वरना 6 पढ़ते पढ़ते आप 10th एग्जाम दे सकते, पास कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक विधान है, ये भी एक कानून है कि 6 के बाद आप 7 8 पढ़िए, 9th 10 पीरियड कब आएगा, तब आपका 10th में एडमिशन होगा। 10th के बाद आप 12th का डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते, 11th आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? आपका क्रम है जो हमको चलते रहना। ठीक है, उसी प्रकार बायोलॉजी को हम बुक को हम बोल सकते हैं बिग ओशियन ऑफ नॉलेज, या शेक्सपियर की भाषा में, यानी लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर क्या बोल सकते हैं? बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। हम लोग सबका बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन बुक को मालूम नहीं होता है कि व्हाट इज बुक। कोई पूछता है कि बुक का मतलब क्या होता है, कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ बुक। तो अब दुनिया में सब चीज के पीछे रहस्य छुपा हुआ है, बशर्ते जिसके पास जो अच्छा नॉलेज है उस रहस्य को दे रहा है। जिसके पास ऊपरी ऊपरी चल जाना है तो ऊपरी ऊपरी चल जाता है, जो ऊपरी ऊपरी चल जाता है तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ को खींच देता है। जो अंदर से जाएगा वो लाइफ को बना भी सकता है। तो थोड़ा सा बहुत अंदर से पढ़ना है। इसलिए अगर आपसे पूछे कि बुक का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? काहे में दे जाना है आपको? बोलिए बिग ओशियन ऑफ नॉलेज, या क्या बोलेंगे? बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अंडरस्टैंड? बात सुना है? अब आता है आपकी किताब की, क्योंकि हम लोग 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो बता दें कि आपके 12th में जो 1 नंबर पे है वो है कौन सा सेक्शन? पोएट्री सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? पोएट्री सेक्शन।
वो 10 है। और एग्जाम में जो पूछने का, यहाँ से एग्जाम में जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने का फर्क होता है वो 10 से 15 मार्क्स, यानी लो में 10 मार्क्स और हाई से हाई जाएगा तो 15 मार्क्स। 10 से 15 मार्क्स आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सब जो पोएट्री सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। उस सिलेबस कौन कौन से हैं? उस सिलेबस देखो, सबसे पहले एग्जाम में ही देखो, दुनिया में किसी भी चीज को पढ़ने के पहले उसका एक सिलेबस जानो। सिलेबस आपका 20% तैयारी का एक मार्गदर्शन होता है। अगर आप सिलेबस को नहीं जान रहे हैं और आपको सिलेबस नहीं याद है तो फिर आप पढ़ कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये सिलेबस होना चाहिए कि वो पढ़ना है तो पढ़ना है क्या। ठीक है, बड़ा लोग बोलता है, बड़े बड़े लोग जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, जो टॉपर बनते हैं, वो बोलते हैं कि किसी चीज की तैयारी करने के पहले उसके बारे में जान लेना सबसे बेस्ट है। अगर आप आज आप मेरे पास आए हैं पढ़ने के लिए तो सबसे पहले मेरे बारे में जानिए। व्हाट इज अभिषेक सर, क्या है अभिषेक सर? तो आप इतना आपके पास मालूम है कि अभिषेक सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तब तो आप इंग्लिश पढ़ने आए, तब तो पढ़ने आए। तो सबसे पहले जब बुक पढ़ रहे हैं तो उसके सिलेबस को जानिए कि उसका सिलेबस क्या होता है। तो टोटल जो पोएट्री सेक्शन है वो जो है 10 चैप्टर है, जिसमें 10-15 मार्क्स आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है स्वीटिश लव, I do not know। ठीक है, वो मधुर प्यार जिसको मैं भुलाता नहीं। यहाँ एक बिलोव्ड की कहानी, यानी एक लवर एक बिलोवर, यानी एक प्रेमिका और एक प्रेमी की कहानी है कि प्रेमी कैसे प्रेमिका को ट्रीट करता है और प्रेमिका कैसे उस प्रेमी को ट्रीट करती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी कहानी बनाएगा। और इसमें कहावत है लव, ये लव बहुत अच्छा चीज है, ये खराब चीज नहीं है। लोगों का मेंटलिटी है, क्योंकि लोगों का सोच क्या निगेटिव है। देख लीजिएगा, किसी बच्चे को बैठा दीजिए, वही भोजपुरी गाना बाज जाए, वही हिंदी गाना बाज जाए, तो भोजपुरी गाना वाला बड़ा जल्दी याद हुई, बहुत जल्दी याद हुई तुरंत। लेकिन हिंदी गाना कोई का कहलक है, का खटा होगा, पहली बात। इसलिए ये कोनो खराब चीज नहीं है, क्योंकि लोग इस दुनिया चल रहा है प्रेम से। अगर आप में और मेरे में प्रेम ना होना तो एक दूसरे को हम लोग काट उठ के ना कहीं ना हारा कर लेते। तो ये दुनिया ही चल रहा है प्रेम पर, तो ये खराब नहीं है, बस लोगों का सोच खराब है, जो उसको गलत सोच लेता है। अच्छा, क्यों खराब है लोगों का सोच? तो हमारे और आपके जैसे इंसान इसको खराब कर दिया, क्योंकि आज का जो लव है ना वो चीटिंग लव है। आज का जो लव है वो ना रोमांटिक है, ना इमोशनली है, ना कुछ। आज का जो लव है चीटिंग लव है। चीटिंग का मतलब होता है धोखेबाजी प्यार। स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े और स्वार्थ मेरा पूरा हुआ, मैं वहां से आप वहां से सीधे हटे, बोले कि आई तू मेरा लगता है क्या? आज भाई, आज दुनिया में तो भाई भाई सब साथ में है, एक समय आता है कि भाई अलग हो जाता है। तो देखो कि रावण को देख लो, जिस दिन भाई अलग हुआ था विभीषण, उनका मन का स्वभाव हो गया। तो कहावत है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल। दुनिया में जो भी जाओ कुछ, अरे क्या होगा थोड़ा सस्ता लेंगे तो क्या हो गया, लेकिन ये चीज खराब नहीं है, सही बात है। इस चैप्टर में ये भी पढ़ाया गया है कि लव इज ब्लाइंड एंड प्राइसलेस, प्यार अंधा और अमूल्य होता है, सही में अंधा होता है। किसी इंसान से तो ज्यादा मोह माया लग जाएगा, ज्यादा मोह माया लग जाएगा, उस इंसान से हटने में ना बहुत सोचना पड़ जाता है। हटे तो हटे कैसे? जैसे आप देखिएगा अभी रूम में, जिस रूम में आप लोग रह रहते होइएगा, उस रूम में अगर रूम मालिक आपको, मालिक से अगर थोड़ा सा कनेक्टिविटी हो गया ज्यादा, तो आपको बोला जाता है कि रूम छोड़ दो ना, ठीक बानी नहीं, आपको थोड़ा सा हटने में दिक्कत होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्वीटिश लव आई डू नॉट वे। इस चैप्टर को पढ़ना है। इसको जॉन डॉन लिखा था। जॉन डॉन अपने जीवन में जो अपने प्रेमिका के साथ किया हुआ एक याचना रखा कि अपने प्रेमी को कैसे ट्रीट किया हो, कैसे किया, इसके बारे में पढ़ना है। तो में पढ़ना हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या पढ़ना है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब होता है गाना और माई सेल्फ का मतलब है स्वयं, यानी स्वयं पर गाना। ठीक है, यानी इसमें जो है बताया गया है कि देयर आर टू बैंक्स इन मैन्स लाइफ। इंसान के जीवन में दो किनारे होते हैं, जॉय एंड सॉरो, कभी खुशी तो कभी दुखी। बस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है यार कि जो करोड़ों रुपए भी कमाता हो उसको टेंशन ना हो। वो करोड़ों रुपए कमा कर भी उसको बहुत ज्यादा टेंशन है। बस अब हम इतना सोचते हैं कि वो फॉर्च्यूनर पर चढ़ रहा है और हम साइकिल पर चल रहे हैं,
लेकिन ये नहीं मालूम हो सकता है जो उसको फॉर्च्यूनर पर चढ़ते थे तो उसको डायबिटीज का रोग पकड़ लेगा बैठे बैठे से। अब साइकिल से चलते रहे तो मेरा शरीर का एक्सरसाइज हो रहा है तो हम बेस्टी हैं उससे, और जहां मन करो वहां ढुका देंगे, गलियों में ढुका देंगे, लेकिन फॉर्च्यूनर वाली में नहीं ढुकने वाला है, इसलिए साइकिल ही ठीक है। ठीक है। 3 नंबर जो है ना उसको बोलते हैं एनिपिटाफ। एनिपिटाफ का होता है मकबरा। इसमें जो है मकबरा के बारे में पढ़ना है कि मकबरा क्या होता है, कैसे है, उसके बारे में पढ़ना होता है। 4 नंबर है स्नेक। 5 नंबर है ऑल टू ऑटम। 6 नंबर है माय ग्रेट मदर हाउस। उतारते चलिए। 50 है उसका सिलेबस फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं बताइए आप तो क्या इतना लेजी विद्यार्थी कितना लेजी बनिएगा। आपका कलम कौन सा है? यहाँ पे कोई कलम से लिखिए ना, वहाँ है इतना सामने होगा। स्वीटेस्ट लव हो गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो गया, एनी किताब हो गया, स्नेक हो गया, ऑल टू ऑटम हो गया, माई ग्रेट मदर हाउस हो गया, द सोल्जर हो गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या? बुक में फर्स्ट पेज में रहना चाहिए आपका, लिखिए वो थोड़ी यहाँ पढ़ाई हुआ है वो उसको पढ़ी ना। फाइव माइनस और क्या एक बच गया? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एनी किताब, स्नेक, ऑल टू ऑटम, माई ग्रेट मदर हाउस, द सोल्जर, नाउ द लिव्स, फायर हाइमन। एक और क्या बच गया? क्या बचा है? क्या लिखवाए थे? कितने नाम लिखवा दिए कि याद नहीं माइंड ही पर आता है ना, 20 माइंड पे रहते हैं ना, 10 जो है इससे पहले लिखवाए हैं। चलिए तारीख तो देंगे आप लेकर। जल्दी करिए, चेक मत कीजिए। एक है माँ का बेटी, 10 पोएट्री सेक्शन में आपको यही 10 पढ़ना है।
हो गया? इतना आप लोग पढ़िएगा तो आपको जो है 10 से 15 मार्क्स इसके लिए बता दिया जाता है कि ये जैसे ये पहले पोएट्री सेक्शन को ही चालू किया जाए, पोएट्री सेक्शन पढ़ने के बाद प्रोज सेक्शन में चला जाए। तो अभी मैं पोएट्री सेक्शन ही के बारे में बताया, क्योंकि तो पोएट्री सेक्शन के बारे में पढ़ना है। करेंगे कैसे बताते हैं, जिस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना उस चैप्टर का मैं बताया था ना कि आपको बुक प्रोवाइड करेंगे। वैसे मैं सिंपलेस्ट लॉ आई डू नॉट को वैसे ही पढ़ा देंगे, आप बुक जो देंगे उस बुक से जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि बाद में क्या होता है किसी प्रकार का मार्केट में सर कथी याद कर ली, का याद कर ली, 1,000 ऑब्जेक्टिव रटने की बात नहीं होता। ठीक है, पहले से प्रैक्टिस जब करते चलिएगा ना तो लास्ट में लोड कम पड़ता है। ठीक है, और ऐसे भी इंग्लिश के लिए लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होगा। अब हम चालू करते हैं पोएट्री सेक्शन। बेटा दे तो आप देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पोएट्री बोलते हैं, ये आया कहां? तो हम लोग 10th तक ना पोएम बोलते हैं, पोएम पोएम कविता, उसको हम 10th तक पोएम बोले। और यहाँ आ रहे हैं तो उसको समरी और पोएट्री सेक्शन बोला जाता है, उसको पोएट्री हम बोलते हैं। पोएम का मतलब क्या होता है? कविता। पोएम का मतलब होता है क्या? कविता। कविता का मतलब समझिए, कविता का मतलब होता है, कविता किसी लड़की का नाम भी होता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? एक होता है क प्लस विता। ठीक है, इस क का मतलब होता है मनोभावना। क्या होता है? मनोभावना, यानी जो मन की भावना से करे। और विता का मतलब होता है चित्रण करना। क्या करना? चित्रण करना, यानी जो मन की भावना का चित्रण करता है उसी को हम कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जो मन की भावना को चित्रण करे उसी को क्या कहते हैं लोग? कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। यानी पोएम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एक्सप्रेस ऑन फीलिंग, एक्सप्रेस ऑन फीलिंग, यानी कविता वह होता है जो मेरे एक्सप्रेस को क्या करे? फीलिंग्स दे। क्या दे? फीलिंग्स दे। जैसे आप पढ़िएगा हिंदी की कविता, एक 8वां क्लास में है झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थे या दुर्गा थी, शिव दुर्गा के अवतार देख मराठे नहीं होते, उनकी तलवारों की बात, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी। यानी झांसी की जो रानी है वो अपने बारे में क्या कर रही है? व्यक्त कर रही है। उसी को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि टू एक्सप्रेस ऑन फीलिंग, यानी अपने मन की भावना को क्या करना? एक्सप्रेस करना। क्या कहलाता है? कविता कहलाता है। क्लियर हुआ? अब पोएम का मतलब क्या होता है? POEM। 10 साल से पढ़ते आ रहे कविता, देखिए कितना ठीक हुई। पोएम का मतलब क्या होता है? आपने जानने की कोशिश नहीं की कि पोएम क्या है। बाबू, पोएम का पहला पी का मतलब होता है प्रेस। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी जिस कविता को आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो नहीं बोलते हैं कि भाई हमको ये कविता बड़ा अच्छा आया, बोलते नहीं बोलते हैं। तो पी का मतलब क्या होता है? प्रेस। और प्रेस का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, यानी कविता को क्या करना? प्रशंसा करना। ओ का मतलब होता है ओवरवेलमेंट। ओवरवेलमेंट का मतलब होता है आभार को प्रकट करना, यानी जो अंदर की बातें हो उसको हम बाहर दे रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ओवरवेलमेंट, यानी आभार प्रकट करना। और ई का मतलब होता है एजुकेटेड, या इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, यानी उसको एक्सप्लेन करना कि मेरा जिंदगी कैसा है, मैं कैसे लड़ा, मैं कैसे झांसी की रानी कहलाया, उसी का क्या करना? एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? वर्णन करना।
मैं उस चीज को वर्णन किया। और एम का मतलब होता है मोरालिटी। क्या करना? मोरालिटी, यानी उसको नैतिकता से लेना, उसी को क्या कहते हैं हम? पोएम कहते हैं। यानी कोई भी इंसान अपनी मन की भावना को, अपनी फीलिंग्स को बताएगा, अगर इतना अच्छे से बताएगा तो क्या कीजिएगा? उसकी प्रशंसा ही कीजिएगा, बड़ा बढ़िया इंसान नहीं बता रहे हैं। ओवरऑल का मतलब क्या होता है? आभार प्रकट करना। वो अपना क्या कर रहा है? अंदर की बातें आपको रख रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो आभार एजुकेटेड भी हो सकता है, यानी आपको बदलाव के लिए भी काम हो सकता है कि आप बदल जाए, या एक्सप्लेन, उसका वर्णन करता है। और नैतिकता का मतलब है मोरालिटी। हो सकता है वो बात खड़ूस हो सकता है वो बात एकदम नैतिकता, यानी स्वभाव जैसा ये नरम स्वभाव का हो। कविता भी ऐसा ही होता है। कुछ ऐसे कविता होते हैं ना जिसमें आप झूम सकते हैं, जो पढ़ने को आपके अंदर एक कुछ अलग तरीके की एनर्जी देता है। कुछ ऐसा कविता होता है ना जो लगता है कि यार क्या पढ़े, समझ में नहीं आए। जैसे मैं आपको अभी कविता दो चार सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें देखिएगा थोड़ा क्लिप में सुना रहा हूँ। जैसे अभी मैं कविता पढ़ भी हुईएगा कि कविता है 4th या 5th क्लास में। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब्जेक्ट सुंदर हो जाता है, चिड़िया गाती है मिलजुल, बहते हैं मीठी स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसी मस्तानी, यह रात की सुबेला है, धरती की अलबेला है, नई ताजगी नया पानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और कम लगता है प्यारा। सुबह अगर आलसा जाए तो क्या जग में सुंदर हो पाए। तो ठीक कह रहा है कि अगर किसी इंसान के पास अगर आलस है, वो दुनिया में कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, उसका अस्तित्व नीचे। जैसे इनके पास आजकल तक बोले थे कि सर आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, इस अनुमान क्या लगेगा कि मार्क्स कम आने वाला है। अनुमान क्या है कि मार्क्स कम आने वाला है, जो टारगेट है वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। पास में अगला पॉइंट में आते हैं। फिर अगर आपसे भी बोले कविता और भी 9th क्लास में, खड़ा हिमालय बता रहा है गढ़ो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम हम तो लोग का सब संकट डुबाने में। क्या बोल रहा है? इंसान को हर एक संकट क्यों ना आ जाए, अपना खुद जो एनर्जी से उस चीज को क्या करना चाहिए? सपोर्टिंग करना चाहिए। जैसे राम जी, कितना बार हम सक्सेस हुए रावण की लड़ाई के समय, लेकिन डटे रहे। आज ना कल रावण को मारेंगे, आज ना कल कर गए रावण को हम मारेंगे, ये डटे रहे। अगर वैसे बात है तो जितना रावण का बड़ाई था कि रावण बहुत विद्वान है, आपके उसके पास इतना ताकत है, तो चाहते तो राम जी नहीं जाते उसके पास, कहते ना हम ना जाए, क्योंकि जो इंद्र पर जो लोक पराजय किया था, शंकर भी डरते थे उससे, तो कहां से जाए। इसीलिए जो है उसको हम बोलते हैं प्रेस का मतलब प्रशंसा करना। कुछ कविता है जिसको पढ़ने के बाद हम बदल जाते हैं। ओवरऑल का मतलब वही अपना आभार प्रकट करना, हम जो आभार प्रकट कर रहे हैं। एजुकेटेड एक्सप्लेन, ठीक है, जिसको बोलते हैं शिक्षित को वर्णन करना। और एम का मतलब होता है मोरालिटी, यानी नैतिकता, ये नरम व्यवहार से कविता को पढ़ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम पोएम। अब आता है कि फर्स्ट पोएम, जो वर्ल्ड का जो सबसे पहला पोएम था उसका नाम था हाइमन ऑफ क्रिएशन। हाइमन ऑफ क्रिएशन। हाइमन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है धुन। हाइमन एक इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जिसमें वॉवेल नहीं है। इसमें क्या है? वावल नहीं है इसमें, ये सब कॉन्सोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसको 6050 BC में लिखा गया, 650 BC में लिखा गया, और लिखने वाला का नाम था बेडे। क्या नाम था जी? बेडे, जो इंग्लैंड से रहने वाला था। इसीलिए बेडे को पोएम का फादर कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फादर ऑफ पोएम, तो आंसर क्या देंगे? बेडे। ठीक है, तो आपसे भी होता है कि आपको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय पोएम, तो क्या बोल सकते हैं? टू एक्सप्रेस ऑन फीलिंग्स पोएम, यानी अपने मन की भावना को फीलिंग्स देना ही क्या कहलाता है? और इससे पोएम का मतलब पी फॉर प्रेस, ओ का मतलब ओवरवॉल्मेड यानी आभार प्रकट करना, ई का मतलब एजुकेटेड या एक्सप्लेन करना, या मेक का मतलब मोरालिटी। एंड फर्स्ट पोएम ह्यूमन ऑफ क्रिएशन एंड रिटेन 6050 BC, किसके द्वारा? बेडे के द्वारा। बेडे बिलोंग्स टू इंग्लैंड, यानी बेडे कहां से बिलोंग करता था? इंग्लैंड से बिलोंग करता था। ये है आपकी पोएम की पूरी कहानी। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी सिलेबस को, जो पहला चैप्टर कल पढ़ाएंगे सिंथेसिस लॉ बाय इग्नोर। ठीक है, हम वहां से नहीं स्टार्ट किया, स्टार्ट यहां से करते हैं। डायरेक्ट चैप्टर पर जाना बड़ी बात थोड़ी है।
कुछ एक्स्ट्रा सीखिए। नॉलेज नॉलेज एगेन करना सबसे बड़ी बात, ये नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाला है। प्रेस का मतलब प्रशंसा करना, इसका आभार हो। कहा तो वर्ड मीनिंग याद हो गया। संडे को टेस्ट है वर्ड पावर का जितना है ना, जितना मतलब इस सप्ताह में जितना याद करवा देते हैं उसके ऊपर उतना ही में से टेस्ट होगा। संडे को टेस्ट रखा जाएगा, सैटरडे को उसका टाइम नहीं बोलेंगे। अभी टाइम बोले, टाइम सोच के ना बोले। सर 650 BC इसी का होता है बिफोर क्राइस्ट। 650 BC में फर्स्ट वर्ड लिखा गया आइकन ऑफ क्रिएशन। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। देखो मेरे पास नॉलेज की कमी नहीं है, इतना जानता कि आई एम स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। मेरे पास नॉलेज की कमी नहीं है। आप जितना डीप लीजिएगा नॉलेज, मैं उतना ही डीप नॉलेज आपको दूंगा। मैं वो चीज नहीं हूँ कि किताब लाकर यहाँ बोर्ड वाला कर दूँ, और किताब लाकर अपने वाला होता तो ये दुनिया की किसी किताब में नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए मेरा काम है बच्चा को नॉलेज अकॉर्ड करना, ताकि आपका अगला जो क्लास होने वाला कॉम्पिटिटिव किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जल्दी जल्दी करिए। हो गया। आज इतना, कल से पोएट्री सेक्शन चालू करें। जैसे ही पोएट्री सेक्शन समाप्त होगा वैसा ही फिर प्रोज में चलेंगे हम लोग। प्रोज का सिलेबस पढ़ेंगे, फिर प्रोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड बहुत नाम तक हुआ। चलिए रोशन बाबू खड़े होइए। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ उतावले मत बनो? उतावले मत बनो क्या होगा? डोंट बी हर्स्टी, मतलब उतावले